हेलो बच्चों। तो अभी तक हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो मॉडर्न फिजिक्स के थे और उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ भी लिया था, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उम्मीद है कि आप सबने वो वीडियो देख लिया होगा। तो जिसने भी नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को भी देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसकी प्रैक्टिस भी करा देंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम सारे के सारे टॉपिक पहले मॉडर्न फिजिक्स से कंप्लीट करेंगे। उनमें से एक ये हो गया, एक हो चुका था, दूसरा वीडियो आज हमारा मिल जाएगा और हमारे और भी टॉपिक्स हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम सारे के सारे टॉपिक्स मॉडर्न फिजिक्स से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम किसी और यूनिट पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम पढ़ चुके थे, रेडियो एक्टिविटी तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमारे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एग्जाम में तो आते ही हैं, पर ये हमारा टॉपिक पूरे फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। या जो वीडियो की हम बात करें तो ये जो वीडियो आप देखने वाले हो तो इसमें आप एंड तक देखना, तो इसमें आपको बहुत सारी बातें नई नई सीखने को मिलेंगी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बेसिक चीज़ें होंगी, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत अलग चीज़ें भी होंगी, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रॉपरली एक बार आप सारी चीज़ों को कंटिन्यू अच्छे से पढ़ना तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। तो टॉपिक बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम उनको क्रम से टुकड़ों के रूप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि रेडियो एक्टिविटी घटना क्या है या किसके बारे में बताया किसने, ठीक है, इसके बारे में। तो इसके बारे में जो भी चर्चाएं की वो की थी हमारी साइंटिस्ट हेनरी बेकुरल ने। नाम क्या था वैज्ञानिक का? हेनरी बेकुरल, ठीक है। और ये 1896 के आसपास ये सारी बातें हुई थी, ठीक है। तो फिर से हम रिपीट करते हैं कि साइंटिस्ट का नाम क्या था? हेनरी बेकुरल। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आप तुरंत आंसर दोगे हेनरी बेकुरल ने दी थी, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी खोज किसने की तो हम बताएंगे इसकी खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। अब उन्होंने क्या क्या बातें बताई, क्या क्या हुआ इसके अंदर, वो सबको हम पढ़ने वाले हैं जस्ट, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि बेसिकली अगर हम बात करें तो प्राकृतिक में जो अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या है, जो एलिमेंट हमारे नोन हैं, उनका नंबर लगभग 118, ठीक है। एक दो मिसिंग भी हैं, 120 मान सकते हैं, तो 118 मान लेते हैं हम। तो 118 है, तो जो एलिमेंट हमारे नोन है उनकी संख्या 118, ठीक है, 118 है। अब उनमें से कुछ हमारे एलिमेंट ऐसे हैं जो स्टेबल होते हैं, कुछ हमारे अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। कुछ अस्थाई होते हैं और कुछ अस्थाई होते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे जो हैं वो स्थाई होते हैं और बाकी के हमारे अस्थाई, ठीक है। स्थाई का मतलब बोले तो स्टेबल और अस्थाई अनस्टेबल, ठीक है। तो कुछ जो एलिमेंट हैं वो हमारे स्टेबल होते हैं, कुछ हमारे अनस्टेबल होते हैं। तो इन्होंने चर्चा की जो भी रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अस्थायी तत्वों के बारे में, ठीक है, अनस्टेबल एलिमेंट के बारे में। तो साइंटिस्ट ने बताया कि हमारे जितने भी हमारे अस्थायी तत्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हम एक चीज़ देख लेते हैं कि तत्वों की संख्या लगभग 118 है। अब उनमें से हमारे लगभग जो अप्रॉक्स 80 अगर हम बात करें कि जिनका एटॉमिक नंबर 80 से कम होता है वो सब हमारे स्थायी हैं, और जिनका हमारा एटॉमिक नंबर 80 से ऊपर है, ठीक है, 80 से ऊपर है, वो हमारे अस्थायी होते हैं। या हम बात करें कि जिन तत्वों का हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो 80 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे कैसे हैं? अनस्टेबल हैं। और जिनका एटॉमिक नंबर हमारा 80 से कम है वो सारे सारे क्या स्टेबल हैं। ये मोटे तौर पे है, बाकी का हमारे 80 के आगे वाले भी कुछ स्टेबल भी हैं, ठीक है, या उससे कम में कुछ अनस्टेबल भी हैं। मोटे तौर पर हम याद रख सकते हैं कि अगर हमसे कोई कंपैरिजन कराए कि बताओ कौन कौन से एलिमेंट स्टेबल हैं या कौन कौन से अनस्टेबल हैं, तो सिंपल आप बताओगे कि जिनका एटॉमिक नंबर हमारा 80 से ऊपर है वो अनस्टेबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें यूरेनियम का हमारा जो होता है वो 92 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये हमारा एक अस्थायी तत्व है, ठीक है, अस्थायी एलिमेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूरेनियम की 92 हो गया, ठीक है। रेडियम की बात करें, रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 होता है, पोलोनियम, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सारे सारे हमारे अस्थायी होते हैं। तो हेनरी बेकुरल ने बताया कि जो भी हमारे अस्थायी परमाणु हैं, ठीक है, अस्थायी हमारे नाभिक हैं, उनसे अपने आप ही कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं,
ठीक है। हमने फिर से रिपीट करते हैं, हमने क्या बोला, अदृश्य किरणें, ठीक है। अदृश्य का मतलब ये हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो अदृश्य किरणें निकलती हैं और ये जो किरणें होती हैं इतनी पावरफुल होती हैं कि ये पारदर्शी पृष्ठ को भी पार करने की क्षमता रखती हैं। पारदर्शी बोले तो या अपारदर्शी की बात करें, ये इतनी पावरफुल होती हैं कि ये अपारदर्शी पृष्ठ को भी पार करने की क्षमता रखती हैं, ठीक है। यानी जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे दीवार हुआ, लकड़ी हुआ, तो जो हमारे इसमें एलिमेंट में जो रे निकलती हैं वो हमारी अपारदर्शी, ठीक है, ओपेक सरफेस को ही पार करने की क्षमता रखती हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार हम पूरी बात को रिपीट करते हैं। अगर देखो क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की थी, तो हम बताएंगे हेनरी बेक्वेल ने की थी। अब हेनरी बेक्वेल ने क्या बताया कि आप नोट कर सकते हो इसको कॉपी में, अगर नोट्स बना रहे हो तो सारी चीज़ें हमारे साथ नोट्स बनाते चलना। जैसे हमने बताया कि खोज किसने की, तो आप लिख लोगे हेनरी बेक्वेल ने की। इसके अलावा हमारा एलिमेंट कितने 118 हैं, उनमें हमारे स्थायी कितने हैं 80 से कम वाले, अस्थायी कितने हैं जिनका 80 से ज़्यादा है, ठीक है, 80 से ज़्यादा लिख देते हैं यहाँ पे, और 80 से कम, ठीक है। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक 80 से कम है वो हमारे स्टेबल की स्थिति कंडीशन में आते हैं, और जिनका हमारा 80 से ज़्यादा होता है वो अनस्टेबल में आते हैं। तो अब इन्होंने बताया कि कुछ जो हमारे अस्थायी परमाणु हैं, अगर हम उनको ऐसे ही रख दें खुले में, तो उनसे स्वतः ही कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, और ये किरणें इतनी पावरफुल होती हैं कि ये अपारदर्शी पृष्ठ को ही पार करने की क्षमता रखती हैं, ठीक है। तो इस घटना को उन्होंने क्या नाम दिया, रेडियो एक्टिवता। और जो किरणें निकलती हैं या जो कण निकलते हैं उन कण को बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव कण, ठीक है। तो ये हमारी घटना इसमें होगी। तो यानी रेडियो एक्टिवता में क्या होगा हमारा कि हमारी अस्थायी जितने ही परमाणु हैं उनमें से हमारी कुछ ना कुछ किरणें निकलती रहती हैं, उनका डिके होता रहता है, इसी घटना का नाम हमारा रेडियो एक्टिवता है। तो आई थिंक आप रेडियो एक्टिवता के बारे में तो समझ गए होंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि रेडियो एक्टिवता में कौन कौन सी किरणें निकलती हैं, क्या क्या होता है, ये हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, जो हेनरी बेक्वेल थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की उन्होंने बताया कि कौन कौन सी किरणें निकलती हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या ठीक है, किसका कितना मास है, सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो उस चीज़ को हम समझते हैं जरा। तो उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया और उसमें उन्होंने यूरेनियम को भर दिया। यहाँ पे देख लेते हैं, उन्होंने इस टाइप का एक बॉक्स लिया और उन्होंने यूरेनियम को डाल दिया, ठीक है, ये रख दिया उन्होंने यूरेनियम। यूरेनियम का हमारा सिंबल यू होता है, और हम सबको पता है जो यूरेनियम हमारा है वो एक अस्थायी नाभिक है, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो इसका जो हमारा सिंबल होता है वो यू होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 92 होता है, और एटॉमिक वेट होता है वो 238, ठीक है। दो होते हैं हमारे, एक 230, दो होते हैं हमारे इसमें, एक 92U234, ठीक है, और एक 92U238। ये यूरेनियम के हमारे दो समस्थानिक होते हैं, ठीक है। यूरेनियम जो हमारा होता है वो दो रूपों में पाया जाता है, इनको बोलते हैं इसके समस्थानिक। समस्थानिक बोले तो आइसोटोप, ठीक है। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनके हमारे एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यूरेनियम हमारा जो है वो 92 होगा एटॉमिक नंबर, 238 होगा, 234 होगा। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, समस्थानिक। तो उन्होंने यूरेनियम को एक बॉक्स के अंदर रख दिया इस तरीके से, और जब उन्होंने इसमें रखा तो हमें पता है कि ये अस्थायी है, ठीक है। और अगर अस्थायी है तो इससे कुछ ना कुछ अदृश्य किरणें निकलेंगी, जिसकी चर्चा अभी हम कर चुके थे। अब कौन कौन सी किरणें निकलेंगी, क्या क्या गुण होंगे, उस सबको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसको बंद कर दिया, पूरे तरीके से बंद कर दिया, ठीक है। और ये बहुत मोटा ग्लास का स्लैब लिया उन्होंने, ठीक है, जिससे हमारा जो है, और यहाँ पे हल्का सा उन्होंने क्या कर दिया, छेद कर दिया, तो जिससे वो ये एक्सपेरिमेंट कर सकें कि यहाँ पर किरणें कौन कौन सी निकली थी, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम सबको पता है कि उन्होंने ये बताया कि ये किरणें निकलती हैं वो अपारदर्शी होती हैं, ठीक है। जो किरणें निकलती हैं वो हमारी जो होती हैं वो अदृश्य होती हैं, ठीक है। कैसी किरणें होती हैं, वो अदृश्य किरणें होती हैं, और अगर वो अदृश्य किरणें हैं तो फिर हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देंगी, और जब वो आंखों से दिखाई नहीं देंगी तो हम कैसे पता कर पाएंगे उनकी क्या प्रॉपर्टी है क्या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो है 80 से ज़्यादा लेना, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, दो प्लेटें रख दी जिन पर उन्होंने चार्ज कर दिया उनको, ठीक है, चार्ज प्लेटें रख दी इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं फोटो इफेक्ट, ठीक है। तो उन्होंने दो प्लेटें रख दी और
एक पर उन्होंने दिया पॉजिटिव चार्ज और एक पर दिया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस वाली प्लेट पर उन्होंने पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, और इस वाली प्लेट को नेगेटिव चार्ज दिया। इस तरीके से उन्होंने काम कर लिया। ठीक है, चाहो तो उल्टा कर लो, चलो यहाँ पे हम इस वाली को माइनस का ले लेते हैं। तो इस वाली प्लेट को नेगेटिव चार्ज दिया उन्होंने और इस वाली प्लेट को दिया उन्होंने पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। ठीक है, अब यहाँ से जो किरणें निकली, अब उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर 3 प्रकार की किरणें निकली। एक किरणें ऐसी थी जो नेगेटिव की तरफ गई और एक टाइप किरणें वो थी जो पॉजिटिव की तरफ गई और एक टाइप किरणें वो थी जो हमारी सीधी चली गई, बिना अपने पाथ से डाइवर्ट हुए सीधी चली गई। ठीक है, तो अब जरा ध्यान देना कि देखो यहाँ पे जो किरणें निकली थी वो अदृश्य किरणें थी। तो देखो हुआ क्या कि उन्होंने ऐसा प्लेट रख दी दो। ठीक है, अब किरण निकलेगी तो प्लेट पर इफेक्ट पड़ेगा। ये हमारी प्लेट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट है। ठीक है, तो इस पर इफेक्ट डाला और जब इफेक्ट पड़ा तो इसको मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ किरणें निकली थी जो इसकी तरफ आई। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया हुआ था, क्योंकि हमें वो किरणें अपनी आंखों से दिखाई देने वाली नहीं थी। अब आपको लगा होगा कि सर जब वो दिखाई देगी तो पता कैसे चला? तो प्लेट है, अब जैसे ये मान लो कि पन्नी टाइप की हमारी है, उस पर जैसे हवा चलेगी तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे हमें अनुभव हो जाएगा कहीं ना कहीं हवा चल रही है। तो वैसे ही हमारा ये प्लेट है और यहाँ से कुछ किरणें निकली तो इस पर इफेक्ट पड़ा कुछ। ठीक है, और जब इफेक्ट पड़ा तो उन्होंने बताया, उन्होंने मतलब इस चीज़ का आइडिया लगा लिया कि कहीं ना कहीं हमारी किरणें थी जो इस तरफ आई हैं। तो किरणें हमारी जो है वो 3 टाइप की निकली थी। एक हमारी जो है वो नेगेटिव की तरफ गई वो थी, और एक हमारी पॉजिटिव की तरफ गई वो थी, और एक हमारी सीधी चली गई वो थी। तो इस बेसिस पे उन्होंने फिर अनुमान लगाया कि जो नेगेटिव की तरफ गई हैं इसका मतलब उन पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज गया, और जब इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ कोई आया है, कोई रे आई है, तो इसका मतलब उस पर कैसा चार्ज रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो प्लेट होगी वो नेगेटिव वाले को तो रिपेल करेगी, यानी कि नेगेटिव वाले को दूर भगाएगी। जैसे इसको दूर भगाया इसने तो इस पर नेगेटिव रहा, जबकि जो इसकी तरफ गया उस पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। तो उन्होंने आइडिया लगा लिया कि जो इस तरफ हमारी किरणें आई हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और इसकी तरफ जो किरणें गई हैं, ठीक है, उन पर क्या चार्ज रहा होगा? नेगेटिव चार्ज रहा होगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि प्लस है, और प्लस की तरफ कौन आएगा? माइनस वाला। ठीक है, क्योंकि हमने फिर से रिपीट करते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस प्लस वाले को रिपेल करेगा, माइनस माइनस वाले को रिपेल करेगा, प्लस माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो ये माइनस है तो ये प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हमने मान लिया कि इन पर प्लस का चार्ज था, और ये प्लस का है तो ये माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इस पर क्या चार्ज होगा? माइनस का। और जो सीधे चले गए, अब ये ना तो प्लस के पास गए ना तो माइनस के पास गए। अब अगर या ना प्लस के पास गए या ना माइनस के पास गए तो हमने आइडिया ये लगा लिया कि इन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी चार्ज होता तो किसी ना किसी प्लेट की तरफ ये इफेक्टेड होते, या तो पॉजिटिव की तरफ जाते या तो नेगेटिव की तरफ जाते। ठीक है, तो इन पर जब कोई चार्ज नहीं तो हमने मान लिया कि इन पर हमारा कैसा चार्ज होगा? 0। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, इन पर हमारा जो होगा वो कोई चार्ज नहीं होगा, शून्य चार्ज या उदासीन होंगे ये। ठीक है, 0 चार्ज होगा इन पर, या उदासीन बोले तो न्यूट्रल होंगे ये। कैसे होंगे? न्यूट्रल। तो अभी हमने एक आइडिया लगा लिया कि इस पर जो हमारी इस तरफ गई उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस तरफ गई उन पर नेगेटिव चार्ज होगा, और सीधी चलेगी वो हमारे उदासीन होंगे। ठीक है, अब ऐसे फिर उन्होंने क्या किया कि इनके नाम दिए। ठीक है, क्रम से नाम दिए। अब उन्होंने बताया कि जो हमारा माइनस की तरफ गया है, जिन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज था, उसको नाम दिया उन्होंने अल्फा कण। क्या नाम दिया उन्होंने? अल्फा कण। सुना होगा आप सबने, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज था हमारा, जिस तरफ गया, उसको नाम दिया उन्होंने बीटा कण, बीटा पार्टिकल। ठीक है, बीटा पार्टिकल नाम दे दिया उन्होंने। और जो हमारा इसकी तरफ गया तो उनको नाम दिया गामा कण, गामा किरणें। ठीक है, तो यानी कि जो रेडियोएक्टिव में जो हमारी किरणें निकलती हैं उनके नाम हमारे होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। अब उन्होंने फिर इसके हमारी पूरी उन्होंने गुण बताए कि अल्फा पार्टिकल का गुण क्या होता है, बीटा पार्टिकल गुण क्या होता है, गामा पार्टिकल का गुण क्या होता है, या गामा किरण का गुण क्या होता है।
तो अगर हम सिंपली बात करें अल्फा कण की, तो आपको एक आइडिया तो मिल चुका है कि जो अल्फा कण है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, यहाँ से आपको इस बात का आइडिया मिल चुका है। और जो बीटा पार्टिकल उस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और जो गामा कण है उस पर हमारा क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो हमारी ये रेडियो एक्टिविटी है, क्वेश्चन हमारा आता है कि ये नाभिकीय अभिक्रिया है कि परमाणु अभिक्रिया है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, एटॉमिक रिएक्शन है, ठीक है। कोई कुछ जो रिएक्शंस हमारी नाभिक से संबंधित होती हैं, जो रिएक्शंस हमारी नाभिक से संबंधित होती हैं उनको बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं, न्यूक्लियर रिएक्शन। और जो हमारी रिएक्शंस जो होती हैं परमाणु से संबंधित होती हैं, एटम से, उनको बोलते हैं एटॉमिक रिएक्शन। तो उन्होंने मतलब ध्यान रखना कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है कि ये हमारी एटॉमिक रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो याद रखना कि ये हमारी जो है वो नाभिकीय अभिक्रिया है, नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, याद रखना आप सब लोग कि जो हमारा गामा है, वो जो हमारा अल्फा बीटा गामा की किरणें निकलती हैं, या जो रेडियो एक्टिविटी है, ये पूरी की पूरी हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन है, नाभिकीय अभिक्रिया है, ठीक है, ये परमाणु अभिक्रिया नहीं है। यानी कि जो अल्फा बीटा गामा जो इसका भी हमारा डिके होता है वो हमारा होता है नाभिक से, ठीक है। तो 3 किरणें निकली, एक हमारा अल्फा कण निकला, दूसरा बीटा कण, तीसरा गामा कण। अब आपको इतना आइडिया लग चुका होगा कि जो अल्फा कण है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो बीटा कण है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो गामा है उस पर हमारा कोई आवेश नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा आप यहाँ से याद रखना कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल उस पर कैसा चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव, बीटा पार्टिकल पर कैसा होगा, नेगेटिव, और गामा पर कैसा होगा, कोई आवेश नहीं होगा। अब जरा हम ध्यान से देखें, अभी इनके हम बहुत सारे गुणों की चर्चा करने वाले हैं, एग्जाम में आते हैं हमारे, इनका द्रव्यमान आता है, पूछते हैं कि अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान कितना होता है, बीटा का कितना होता है, गामा का कितना होता है, या इनके चार्जेस आते हैं कि अभी तो हमने चार्जेस देखे थे वो प्लस के होते हैं कि माइनस के होते हैं, अब वो चार्ज कितना होता है ये भी हमसे पूछते हैं कि अल्फा पर कितना चार्ज होता है, बीटा पर कितना होता है, गामा पर कितना होता है, या और भी हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी जिनको हमसे पूछते हैं, तो वो सब हम वही पढ़ने वाले हैं। तो देखो अभी तक तो हमने जैसे ये जो अल्फा बीटा और गामा है ये हमारे लिए पूरी तरीके से नए नाम हैं, ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा को सोच के हमें कोई भी फीलिंग नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि हमने भी इनको सुना ही नहीं है भाई, अल्फा को हमने नहीं सुना है, बीटा को भी नहीं सुना है, तो बीटा को जब नहीं सुना तो बीटा जैसी कोई चीज़ें हमारे दिमाग में भी नहीं आ रही हैं, बस इतना आ रहा है कि बीटा पर नेगेटिव चार्ज होगा, या अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होगा, या गामा पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास अभी कोई भी चीज़ें हमारे दिमाग में इमेजिन नहीं हो रही हैं। तो अब हम इनके कुछ ऐसे नाम देख लेते हैं जो कि हमारे सुने हुए हैं, तो जब हम उनके सुने हुए नाम देख लेंगे तो उससे फिर हमें चीज़ों को बताने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब जैसे हम बात करें तो जो अल्फा पार्टिकल है इसकी प्रकृति होती है हीलियम का नाभिक, ठीक है, हीलियम का नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है, तो ये आप सबने सुन रखा होगा। तो अब हीलियम के नाभिक की जैसे उन्होंने बात की, अब हीलियम का हमारा पता है 2He4 होता है, जो हीलियम होता है वो 2He4, ठीक है, हम परमाणु क्रमांक को नीचे लिखते हैं और परमाणु भार को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है अगर हमें उसको पूरा रिप्रेजेंट करना है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक वेट ऊपर लिखा जाता है। जैसे अभी हमने ये लिखा था 92, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 92 था, तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, और इसका एटॉमिक वेट कितना था, यहाँ पे 238 था, तो ये ऊपर हो गया था, यहाँ पर 234 था, ये ऊपर हो गया था, तो 2 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, 4 इसका एटॉमिक वेट हो गया। अब हीलियम के बारे में हम सबको पता है, ठीक है, सारी बातें पता हैं। अब जब हीलियम के बारे में सारी बातें पता हैं, या हीलियम के न्यूक्लियस के बारे में सारी बातें पता हैं, तो उस बेसिस पे हीलियम के अल्फा पार्टिकल के बारे में भी हमारे लिए आसानी हो जाएगी बताना, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हमारा हीलियम का न्यूक्लियस रखता है वही प्रॉपर्टी हमारा अल्फा पार्टिकल रखता है। दूसरी बात करें बीटा पार्टिकल, अब ये हमारे होते हैं तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं ये? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, हायर एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हायर एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन, बहुत ही स्पीड से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है गामा कण, इसका नाम दे दिया इन्होंने फोटोन, सुना होगा, आगे इस पर चर्चा भी करेंगे हम, फोटोन, ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश है हमारा वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स अथवा पैकेट्स के रूप में आता है जिनको हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो अभी अब आपके लिए तीनों नाम नहीं होगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमारे लिए बन गया, हमसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, कि अल्फा जो कण होता है उसकी प्रकृति किसके जैसी होती है, तो हम बताएंगे कि जो अल्फा पार्टिकल है उसकी जो प्रकृति होती है वो हीलियम के नाभिक की तरह होती है, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अगर हमसे पूछते हैं कि बताओ बीटा पार्टिकल की जो प्रकृति नेचर होता है वो किसके तरह होता है, तो बताएंगे हम तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन की तरह होगा, ठीक है। अगर हमसे पूछें गामा कण का जो
नेचर है वो कैसा है, तो गामा कण का नेचर होगा वो फोटोन की तरह होगा, या गामा जो हमारा है वो फोटोन होते हैं एक्चुअल में, और जो बीटा पार्टिकल है हमारे वो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्चुअल में, और अल्फा पार्टिकल है वो एक्चुअल में हमारा हीलियम का नाभिक होता है। अब अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना जरा, अब आपको लग रहा होगा कि जैसे हमने अभी बताया कि ये नाभिकीय अभिक्रिया है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है कि जो रेडियो एक्टिवता है वो कैसी अभिक्रिया है, नाभिकीय अभिक्रिया, परमाणुवीय अभिक्रिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो अक्सर दोनों पे लगा देते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल गलत होगा। जो हमारा हीलियम जो रेडियो एक्टिवता है हमारा वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। ये अल्फा बीटा गामा किरणों का जो डिके होता है ये निकलती हैं, ये हमारी नाभिक से निकलती हैं, ना कि हमारी परमाणु से। ठीक है, परमाणु का वो बात अलग है, नाभिक हमारा परमाणु के अंदर ही होता है, पर निकलना इनका जो प्रोसेसिंग होती है वो न्यूक्लियस के अंदर से ही होती है। तो अब किसी को लग रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन तो हमारे बाहर चक्कर लगाते हैं, भाई ये हमारे क्या है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो तो परमाणु के बाहर चक्कर लगाते हैं, परमाणु में होते हैं, नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। अब अगर वो नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं तो नाभिक के अंदर तो होते नहीं हैं, और आपने बताया कि जो अल्फा बीटा गामा किरण नाभिक से निकलती हैं, तो फिर बीटा किरण नाभिक के अंदर से कैसे निकल गई? ठीक है, वो तो नाभिक के अंदर नहीं हो सकती हैं। तो ध्यान रखना कि ये हमारा वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के जैसा कोई पार्टिकल होता है। और हम आगे इसको चर्चा भी करेंगे कि जब हमारा बीटा कण निकलता है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारा एक और कण वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो हमारे नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। अब हम इन तीनों के गुण देखते हैं। भाई पहला हमसे पूछा कि हीलियम का नाभिक, ठीक है, तो याद रखेंगे, फिर से रिपीट करते हैं, जो अल्फा पार्टिकल होगा वो हीलियम का न्यूक्लियस होगा, बीटा कण हमारा तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन हो गया, और गामा कण हमारा उदासीन हो गया। अब जैसे हम बात करें, अगर हमसे पूछेंगे कि इनके द्रव्यमान बताओ क्या क्या होते हैं, या इनके आवेश बताओ क्या क्या होते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना जरा कि हमने आपको बताया कि जो अल्फा कण है वो हीलियम का नाभिक है, और हम सबको पता है कि जो नाभिक होता है हमारा, ठीक है, न्यूक्लियर होता है, नाभिक के अंदर हमारे होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, सबको पता है ना कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर चक्कर लगाते हैं। परमाणु में जो हमारा नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, सबको पता है, प्लस का होता है, और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो जो पूरा नाभिक होता है वो पॉजिटिव होता है एक्चुअल में। ठीक है, जो पूरा का पूरा न्यूक्लियस होता है हमारा वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब अगर पूरा का पूरा न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ठीक है, और हमने क्या बोला, तो हीलियम का नाभिक हमेशा पॉजिटिव ही होगा। नाभिक किसी भी एलिमेंट का हो, न्यूक्लियस किसी भी एलिमेंट का हो बेटा, वो पॉजिटिव ही होगा। और हमने अभी बताया भी था ना, हीलियम का नाभिक क्या अल्फा कण है। अब नाभिक हमेशा पॉजिटिव होगा तो अल्फा कण पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और हमने इसको एक्सपेरिमेंटली भी क्या बताया कि अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा बीटा कण, बीटा कण किसकी तरह है, हमारी तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन की तरह है। और सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस का 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
नाभिक पे पॉजिटिव होता है उतना ही हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, जिससे हमारा पूरा का पूरा नाभिक क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो बीटा कण पर नेगेटिव चार्ज था, और हमने अभी एक्सपेरिमेंटली क्या बताया था कि इधर जो कण आए थे उनका नाम बीटा दिया गया था, उन पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, उन पर नेगेटिव चार्ज था हमारा। तो इसका मतलब हमारा जो है बीटा कण पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तभी तो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ प्रोटॉन ना बोल देते उसको, या न्यूट्रॉन ना बोल देते, भाई बीटा कण पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव के लिए अब वही तो कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा कि सर बीटा पर जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव तो नाभिक के अंदर होता ही नहीं है, और जब नेगेटिव नाभिक के अंदर नहीं होता है तो वो निकल कैसे गया उसके भीतर से। तो हम उस पर आगे चर्चा करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं होते, इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, और जब वो निकलता है तो उसके बराबर हमारा पॉजिटिव वाला भी उत्पन्न होता है, जिससे हमारा सारी चीज़ें क्या बनी रहती हैं, बैलेंस बनी रहती हैं, संतुलन में बनी रहती हैं। तो बीटा कण पर हमारा नेगेटिव हो गया। और ये फोटोन, और फोटोन सबको पता है उदासीन होते हैं, ठीक है। फोटोन क्या है, हमारा प्रकाश जो हमारा होता है वो एनर्जी छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आता है, जिनको हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। फोटोन में प्रकाश को एक कण माना गया है, तो फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये तीनों बातें क्लियर हुई। अच्छा, चलो आगे हम और भी चर्चा करते हैं। तो जैसे हम बात करें तो अब हम इनके तीनों के आवेशों की बात करते हैं, ठीक है, कि इन पर आवेश क्या होगा, तो चार्ज। तो पहले हम बात करेंगे अल्फा पार्टिकल के चार्ज की, ठीक है। पहले हम अल्फा पार्टिकल के चार्ज की बात करेंगे। अब अगर हम अल्फा पार्टिकल के चार्ज की बात करें तो सिंपल, हमारा नाभिक है तो पॉजिटिव होगा, और नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये 2He4 हीलियम का परमाणु है, जब इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे
जब हम इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारा इसके पास क्या बच जाएगा, हीलियम का नाभिक बन जाएगा, ठीक है। तो He++ ये हमारा होता है अल्फा कण, ठीक है। जो He पर जब 2+ हमारा आवेश आ जाएगा तो वो बन जाएगा अल्फा कण, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने पर हमारा कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जैसे हम बात करें तो अगर हम सिंपली बात करें 2He4 की बात करें तो ये बताना जरा कि इस पर, ठीक है, या हमारा ये नाभिक ले लें तो इस पर इलेक्ट्रॉन, अभी जैसे हम बात करें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर होता है हमारा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, याद रखना है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनों का नंबर होता है हमारा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अब हमारा इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसके पास 2 होगी, ठीक है। अब प्रोटॉनों की संख्या जो होती है यहाँ पे लिख देते हैं हम, साइड में कहीं पे नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, इसको आप याद रखना कि, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल्स टू होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक वेट को ए से। जो लिखने का हमारा क्रम होता है किसी भी एलिमेंट को, उसका क्रम होता है इस तरीके से। एलिमेंट हमने एक्स मान ली तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं और एटॉमिक वेट ऊपर लिखते हैं, ZXA, ठीक है। तो ये हमारा इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है और ये हमारा इसका एटॉमिक वेट होता है। एटॉमिक वेट हमेशा ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है। जैसे हमने इसमें लिखा था ना अभी कि जो 92 इसका एटॉमिक नंबर है और 238 इसका एटॉमिक वेट है, तो ये इसका Z होता है और ये इसका A हो जाता है। इसी प्रकार से हीलियम की बात करें 2He4, तो ये इसके लिए क्या होगा A और ये क्या होगा हमारा Z, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा जो होगा परमाणु क्रमांक के बराबर होगा और प्रोटॉनों की संख्या जो होगा वो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाता है हमारा। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारा परमाणु क्रमांक के बराबर होगा, प्रोटॉन की संख्या हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। और अगर न्यूट्रॉन की संख्या कभी भी आपसे निकलवाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है हमारा वो होता है एटॉमिक वेट माइनस का एटॉमिक नंबर, ठीक है, A माइनस का Z। अगर आपसे फिर से रिपीट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा Z के बराबर। तो कभी भी अगर कोई भी एलिमेंट आपको दे दें, अगर आपसे पूछेंगे बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप सीधा बताना कि जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम पर हमारा एटॉमिक नंबर 11 है तो इस पर इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी 11 हो जाएगा। या एल्यूमिनियम का हमारा जो है 12 होता है तो इस पर इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी 12 हो जाएगा। या कैल्शियम की बात करें, इस पर हमारा एटॉमिक नंबर 20 होता है तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है। या सिल्वर की बात करें, इसका 47 होता है एटॉमिक नंबर 47 सिल्वर का, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 47 होगी। तो किसी भी एलिमेंट से अगर आपसे इलेक्ट्रॉनों का नंबर पूछेंगे तो वो एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। एटॉमिक नंबर आपको लर्न करना है जिससे आप बता सको। अब अगर प्रोटॉन पूछते हैं तो प्रोटोनों का नंबर होगा इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा, और इलेक्ट्रॉनों का चूंकि एटॉमिक नंबर होता है तो प्रोटोनों का नंबर बताने के लिए भी हम एटॉमिक नंबर को यूज करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट का जो प्रोटोनों का अगर नंबर निकालना है, हमें प्रोटॉन्स की संख्या बतानी है, तो हम उसके परमाणु क्रमांक को ही बता देंगे। हाँ, अगर आपसे पूछते हैं कि बताओ नाभिक, अगर हमसे पूछते हैं कि बताओ न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम यूज करेंगे परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे हम अगर एग्जांपल आपको दें तो जैसे अगर हम आपसे ये पूछें कि ये बताइए कि जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ये 23 है। अगर कोई पूछे कि बताओ इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है बेटा, परमाणु क्रमांक के बराबर। परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर 11 हो गया। अगर हम पूछते हैं हमसे कोई इसका बताओ प्रोटोनों का नंबर कितना है, तो प्रोटोनों का नंबर भी हमारा इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक इसका 11 है तो प्रोटोनों का नंबर भी कितना होगा, 11 होगा। अगर हमसे कोई पूछता है बताओ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉन के लिए हम यूज करते हैं परमाणु भार माइनस का परमाणु क्रमांक। अब एटॉमिक वेट 23, एटॉमिक नंबर 11 है, तो 23 से हम 11 को माइनस कर देंगे तो 12 हमारा प्रोटोनों की न्यूट्रॉनों का नंबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी किसी को डाउट आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि न्यूट्रॉनों का जो नंबर है हमारा वो एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर ही क्यों होता है, ठीक है। तो इसको भी जरा हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। कि हम सबको पता है कि ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा परमाणु है उसका जो समस्त द्रव्यमान होता है नाभिक के अंदर होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा परमाणु है उसमें जो बाहर का हिस्सा है वो खोखला होता है। इलेक्ट्रॉन हमारी चक्कर लगाते हैं सर्कुलर मोशन में, तो वो हमारे रिवॉल्व करते हैं गोल गोल, तो वो हिस्सा खोखला माना गया है और नाभिक को सॉलिड माना गया है। और ऐसा मानते हैं कि परमाणु का जो टोटल मास है वो उसके नाभिक में होता है
और अगर टोटल का मास उसके नाभिक में होता है, इसका मतलब जो हमारा परमाणु भार, परमाणु जेड हमारा क्या होता है, परमाणु भार होता है या द्रव्यमान होता है, तो सॉरी ए हमारा द्रव्यमान होता है। तो जो द्रव्यमान हमारा होता है वो हमारा हो गया किसके बराबर, उसके अंदर के नाभिक के बराबर। और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉनों की संख्या हमारी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो क्या प्रोटॉनों की संख्या के लिए परमाणु क्रमांक जेड यूज करते हैं, बिल्कुल। तो एक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जेड प्लस एन, ठीक है। तो जेड उसमें तरफ माइनस कर देंगे तो एक को माइनस का जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, परमाणु भार माइनस का परमाणु क्रमांक। न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को माइनस करने से ही निकल आएगी, एन इक्वल्स टू जेड माइनस से, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा याद ही रखोगे, जब भी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी पड़े आपको ए माइनस जेड कर दोगे। एक्चुअली ये अलग पार्ट है हमारा, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पूरी बातों क्लियर कर देते हैं, तो इसको समझ लेना आप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो हम बात कर रहे थे, अपने वापस पॉइंट पे लौटते हैं, तो हम बात कर रहे थे इसके आवेश की। तो हमसे अगर कोई पूछेगा कि हीलियम का न्यूक्लियस है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, अच्छा अगर हमसे कोई पूछे कि हीलियम पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हीलियम पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी परमाणु क्रमांक 2। न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो परमाणु भार से परमाणु क्रमांक माइनस करेंगे, वो भी 2। अब अगर हमसे हीलियम के नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन पूछेंगे, तो बेटा हीलियम के नाभिक के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि नाभिक से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वो सॉरी परमाणु से जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब क्या बनेगा, हमारा नाभिक बनेगा। तो हीलियम से इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल, ये हमारा अल्फा कण हो गया, ठीक है। अब नाभिक के अंदर हमारा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, हम सबको पता है। नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अल्फा कण की बात करें, तो अल्फा कण की अगर हम बात करें स्पेशली, तो इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे, 2, क्योंकि परमाणु क्रमांक 2 होगा। कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो 2, क्योंकि हमारा परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक होगा। अब हमें निकालना है अल्फा कण का आवेश। अब अगर हमें अल्फा कण का आवेश बताना है, तो देखो सीधी सी बात है कि 2 प्रोटॉनों का आवेश प्लस 2 न्यूट्रॉनों का आवेश। अगर हमें अल्फा पार्टिकल का चार्ज बताना है, तो 2 प्रोटॉन्स का चार्ज हो जाएगा और प्लस 2 न्यूट्रॉन्स का चार्ज हो जाएगा। अब हम सबको पता है कि जो प्रोटॉन है हमारा, उस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, सबको पता है 0। न्यूट्रॉन पर हमारा कोई चार्ज नहीं होता है, तो 2 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंटू 0 बराबर 0। जब आप इसको ऐड करोगे, 0 में आप 2 या इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो जो हमारा अल्फा कण का आवेश निकल के आएगा, इसका जो चार्ज निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगा, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलाम। चार्ज का यूनिट हमारा कूलाम होता है। तो इसका हमारा जो चार्ज, हमारा पार्टिकल जो आवेश का निकला है, वो निकला है हमारा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलाम, ठीक है। तो याद रखना कि हमारा अल्फा पार्टिकल है, उस पर जो आवेश होता है वो होता है हमारा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलाम, ठीक है। इतना आप याद रखोगे। कुछ लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के दोगुना होता है, ऐसे भी याद रखते हो। इलेक्ट्रॉन का हमारा माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द माइनस का 19, तो इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो आपका अल्फा कण का निकल आएगा। पर याद रखना अल्फा कण पर आवेश कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो याद रखना, क्लियर हुआ कि जो अल्फा कण का जो आवेश होगा वो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम होगा, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम बात करें कि इस पर कितना आवेश होगा, इसके आवेश की बात करें, अगर हम बीटा कण के आवेश की बात करें, ठीक है। अगर हम जो है बीटा पार्टिकल के चार्ज की बात करें कि बीटा पार्टिकल पर कितना चार्ज होगा, तो देखो बीटा पार्टिकल एक्चुअल में है क्या, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। और जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के जैसा है, तो जितना हमारा चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होगा उतना ही चार्ज बीटा पार्टिकल पर होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, हम सबको पता है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो बीटा पार्टिकल है, इस पर कितना चार्ज होगा, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, ठीक है। तो हमने याद कर लिया कि जो बीटा पार्टिकल होगा उस पर कितना चार्ज होगा, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। जो अल्फा पार्टिकल होगा उस पर चार्ज होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। और जो हमारा गामा पार्टिकल होगा, इसके चार्ज की बात करें तो ये हमारा फोटोन है, और फोटोन हमारा उदासीन होता है। पहले ही बोला था इस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0, ठीक है। तो इस पर हमारा कितना चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं कि द्रव्यमान की चर्चा कर लेते हैं। तो वो हालांकि यहाँ पे फिल हो गया है, भर गया है।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें रफ कर देते हैं, आप याद कर लेना इसको, ये बात हम हटा देते हैं यहाँ पे, आप लिख लेना इस सबको। ये लिखा रहने देते हैं इतना, ये हमारी नाभ की अपक्रिया, इस बात को लिख लेना, ठीक है। और ये हमारा 80 से ज़्यादा वाले सब अस्थायी होते हैं, ये भी लिख लेना, अनस्टेबल होते हैं, और 80 से कम वाले स्थायी होते हैं, ये बात भी लिख लेना। तो अब अगर हम बात करें, ये चीज़ इतनी लिखी रहने देते हैं, अब हम बात करेंगे द्रव्यमान की बात करें, तो ये तो हमारा आवेश हो गया। अब अगर हम द्रव्यमान की बात करें, हमसे कोई पूछे कि बताओ अल्फा पार्टिकल, या हमारा जो अल्फा पार्टिकल है उसका द्रव्यमान कितना होता है, जो अल्फा पार्टिकल है इसका कितना मास होता है। अब अगर इसका मास बताना है तो फिर से हम वही चीज़ यूज करेंगे कि जो मास बताना है अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल का अगर हमें मास बताना है तो फिर से हम वही वाला कंडीशन यूज करेंगे। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो गए ना, और हम सबको पता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं सारी बातों को, ठीक है। एक टेबल बना देते हैं छोटी सी, इसको आप याद रखना सब लोग, ठीक है, कि जो प्रोटॉन हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अगर कोई प्रोटॉन का मास पूछता है तो वो हमारा होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर हमसे कोई न्यूट्रॉन का मास पूछता है तो वो होता है लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो होगा हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, प्रोटॉन का मास होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन पर मास होगा वो इतना होगा। अब जैसे हम बात करें तो हमारा जो अल्फा पार्टिकल्स पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन पर जो चार्ज हमारा है वो है प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारा होता है 2 का गुणा कर देंगे हम। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। अब देखो हमने ध्यान दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान जो होता है लगभग सेम होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। जब ज़्यादा डिजिट आगे हम जाएंगे तो हमारा अंतर पता चलेगा, लेकिन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लगभग बराबर ही द्रव्यमान मानेंगे दोनों का। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर है, तो यानी कि हमारा जो प्रोटॉन के द्रव्यमान का या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का 4 गुना कर दें, ठीक है, दोनों के द्रव्यमान हमारे बराबर हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान होगा वो इन दोनों में से किसी भी के द्रव्यमान का आप 4 गुना कर दो, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान हमने कितना मान लिया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, 8 2 कैरी हुआ, 4 6 जा 24, 24 और 2 26 की 6 2 कैरी है, 4 1 जा 4 और 2 6, तो 6 पॉइंट 2 डिजिट पर पॉइंट लगे तो 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो हम याद रखेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका जो द्रव्यमान होता है वो 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। अल्फा कण का आवेश पूछेंगे तो ये हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का अगर हमसे कोई द्रव्यमान पूछेगा तो ये हो जाएगा। अब अगर हम बात करें द्रव्यमान किसकी द्रव्यमान की बात करते हैं, बीटा कण के द्रव्यमान की बात करते हैं, इसके मास की। तो अगर हम बीटा कण के द्रव्यमान की बात करें तो जो बीटा पार्टिकल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। तो इसका मास हमारा हो जाएगा बीटा का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यही हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम वहाँ पे बात करें फोटोन की तो हमारा फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है और इसका रेस्ट मास हम 0 मानते हैं, तो फोटोन का मास भी कितना होगा 0 होगा, ठीक है। फोटोन के मास की बात करेंगे तो हम 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे चीज़ों को रफ कर देते हैं, आगे भी हम कंटिन्यू करते हैं।